अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मफरूजों पर कैसे ऐसे फैसले दें जिसके दूरस असरात हों। अगर सुप्रीम कोर्ट नाअहली की सजा सुना दे तो न सिर्फ पूरी जिंदगी बल्कि कब्र में भी इसी दाग के साथ जाना होगा। आज पनामा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स दिए गए। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि आर्टिकल 78 के तहत सिर्फ तस्दीक शुदा दस्तावेज को ही शवाहिद तस्लीम किया जा सकता है। हमारे सामने ऑफ शोर कंपनियों का मामला नहीं बल्कि नाअहली का मामला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गैर मुतनाज़े दस्तावेजात हासिल कर ली जाएं या हासिल हो जाएं। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर पनामा केस की समाअत जारी है। केस के आगाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पैसे की बैरून मुल्क मुंतकिली के मुकम्मल मनी ट्रेल पेश करने के मुतालबे के अलावा वजीर आजम पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार देने का मुतालबा भी किया गया, जिसकी बुनियाद वजीर आजम की कौमी असम्बली में की गई तकरीर, उनके बच्चों के बयानात और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाबात में तजादात को करार दिया गया है। दूसरी तरफ वजीर आजम के वकील ने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वजीर आजम के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयानात में कोई तजाद मौजूद नहीं है। ताहम कानून की रूह से कौमी असम्बली में की गई गुफ्तगू को सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। अरकान पार्लियामेंट की 62F1 के तहत नाअहली के लिए किसी भी अदालत से सजा याफ्ता होना जरूरी है। मुरव्वजा कानून के मुताबिक डिक्लेरेशन और नाअहली एक साथ नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस का मामला अभी जेर समाअत है और ये केस चल रहा है। रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत हो रही है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में कराची स्टूडियो से मजहर अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाजी, टेलीफोन पर हमारे साथ इम्तियाज आलम साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी और हमें रिपोर्ट कार्ड में आज ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद अहमद भट्टी साहब, ग्रुप एडिटर कोऑर्डिनेशन है। जंग के साथ जंग अखबार में कॉलम भी लिखते हैं, सियासी मामला पर बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, तज्जिया भी उनका जानेंगे वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। सवाल पैनल के लिए इस तरह से है, वजीर आजम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं की, क्या मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर पाएंगे? अगर आप समझते हैं मखदूम अली खान की जानिब से जो दलाइल दे दिए गए हैं क्या वो मुतमईन कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप इत्तफाक नहीं करते तो आप नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाबर सत्तार साहब। आयशा, मुझे नहीं पता कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके आर्गुमेंट मैं बयान कर सकता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। मखदूम साहब ये कह रहे हैं कि 62-63 में उन्होंने एक प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है कि 62-63 में ये लिखा गया है कि आपको जो फाइंडिंग हो वो किसी अदालत की हो, कि आपको नाअहल करने से पहले कोई फाइंडिंग आनी चाहिए कि आपने झूठ बोला, और इसके लिए उन्होंने फिर अदालत की बहुत सारी जजमेंट्स को कोट किया। सो इसेंशली उनका आर्गुमेंट एक प्रोसीजरल आर्गुमेंट है कि 184(3 चूंकि ये एक तरह से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देख रही है, वो आर्गुमेंट ये रेज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 184(3 में ट्रायल किए बगैर ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकती कि किसी ने झूठ बोला और उस बेसिस पे उसे आप फारिग कर दें। उसके लिए ट्रायल होना ज़रूरी है, और ये सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट्स वो कोट करके बयान कर रहे हैं। जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में गालिबन जो ये फेक डिग्री वाले केसेस का इशू आया था, तो उस वक्त कई केसेस ऐसे थे जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने शायद लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन उसमें भी कुछ जगहों पे फैक्ट्स ऐसे थे कि किसी ने एडमिशन कर ली कि हाँ जी डिग्री सही नहीं थी या वेरीफाइड नहीं थी, लेकिन उस वक्त थोड़ी सी डाइवर्जेंट जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन बाद में जो एक प्रोडोमिनेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट का वो यही सामने आया कि ये 184(3 में हम डायरेक्टली ये डिक्लेरेशन नहीं देंगे, इसके लिए ट्रायल ज़रूरी है, हम ट्रायल कोर्ट नहीं है। दूसरा 66 के कॉन्टेक्स्ट में वो ये बात कह रहे हैं कि ये अदालत ये प्रिविलेज पार्लियामेंट का है और अदालत वो स्पीचेस जो है वो नहीं सुन सकती। इस पे भी अदालत ने बड़ी लिमिटेड एक्सेप्शन क्रिएट किया है कि अगर कोई स्पीच ऐसी हो जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मुर्तकिब हो रहा हो तो फिर अदालत उस चीज़ को देख सकती है, लेकिन बिलअमूम जो भी स्पीच है वो प्रोटेक्टेड है और वो पार्लियामेंट का एक तरह का प्रिविलेज है। इसमें प्रॉब्लम खाली इस दूसरे आर्गुमेंट के साथ ये है कि हमें याद है कि पार्लियामेंट में जब ये इशू रेज किया गया और अपोजिशन पार्टीज ने इस पर बात करना चाहिए, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये पोजीशन ली थी कि ये मसला सब जुडिस है, इस वजह से हम बात नहीं कर सकते। तो ये सर्कुलर आर्गुमेंट है। पार्लियामेंट में आप ये कहते हैं कि मसला अदालत में है, अदालत में आप ये कहते हैं कि ये बात पार्लियामेंट में हुई थी, आप नहीं सुन सकते। सो ओवरऑल यही बात सामने आती है कि साफ सिंपल टर्म्स में प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक
इस कौम को शायद नहीं बता सके कि उनकी स्टोरी क्या है, और जिस हद तक उन्होंने स्टोरी बताई है वो कोई यकीन उस पे लोग नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। अदालत क्या फैसला करती है, ऑब्वियसली अदालत ने तो कानून के लिहाज से करना है, उसकी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। बाबर सत्तार साहब ने बड़ी एक्सप्लेन करके बात की, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं लिया। मतलब साहब वो एक लाइन बोल रहे थे, साफ ये समझ आती, मुझे एक लाइन याद आई, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अगर सही नहीं है तो आप इसको दुरुस्त कीजिए। क्या ये वही सूरत हाल कर रही है हुकूमत जो अभी बाबर साहब बात कर रहे हैं, सर्कुलर आर्गुमेंट चल रहा है, ऑप्शन क्या लेंगे? देखिए, मैंने तो बहुत पहले जब ये मामला शुरू हुआ था उसी वक्त कहा था कि बाकी एक तरफ, लेकिन अगर आपके बच्चों का नाम आ जाता है तो आपकी एक इखलाकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप स्टेप डाउन करें, अपने बच्चों को क्लियर करें और उसके बाद ज़्यादा हायर मॉरल अथॉरिटी के साथ आप वापस आएँ। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। आज की हियरिंग में जो कुछ हुआ उसमें ये रिमार्क बड़े अहम हैं कि जी तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स, अब तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने तो नहीं है, इसमें ये देखना ज़रूरी है कि जो पीटीआई के लॉयर्स ने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं क्या वो तस्दीक शुदा हैं, जो मखदूम अली खान साहब ने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं क्या वो तस्दीक शुदा हैं। तो तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अगर ये चीज़ होगी तो जाहिर है उसकी अहमियत वो होगी। और जिस तरह बाबर सत्तार साहब कह रहे थे, बुनियादी तौर पर जिस तरह 66 का जिक्र हुआ, जिस तरह वो आर्टिकल 62 और 63 वाली बात कर रहे हैं, नज़र यही आता है। देखिए, आप बता क्या रहे हैं? आप बता ये रहे हैं कि जी इन्होंने 50 करोड़ का गिफ्ट लिया, उन्होंने अपने बच्चों से फलां बच्चे के साथ 50, ये वो चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं एक आम आदमी के जहन में। ये बहुत ज़्यादा कंसीव ही नहीं वो कर पा रहा कि 50 करोड़ का गिफ्ट कैसे दिया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो एक वीकर आर्गूमेंट हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जजेस का माइंड हम रीड ही नहीं कर सकते, वो समझने के लिए सवालात करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जो सवालात वो कर रहे हों उनका फैसला भी उसी अंदाज में आए। फैसला उनके हक में भी हो सकता है, उनके खिलाफ भी हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि अभी जो दो मज़ीद वकला को आर्गूमेंट्स देने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, शाहिद हामिद साहब के भी, सलमान अकरम राजा साहब के भी, क्योंकि इस वक्त जो मखदूम अली खान केस लड़ रहे हैं वो वज़ीर आज़म का नाम पनामा में नहीं है, लेकिन जो नईम बुखारी साहब की बुनियादी प्रेयर है वो यही है कि इनको नाअहल करार दिया जाए। अब उसका दारोमदार ये जो बाकी दो वकला की हेयरिंग्स होंगी उसकी बुनियाद पर होगा। तो मेरा ख्याल है अभी केस बड़ा वाइड ओपन है, हम नहीं कह सकते कि केस किस तरफ जा रहा है, अभी भी वाइड ओपन है, क्योंकि अभी हमें देखना है कि बाकी वकला क्या आर्गूमेंट्स करते हैं। सवालात, ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स की बुनियाद पे मैं या आप ये नहीं कह सकते कि फैसले का रुख किस तरफ जा रहा है। ठीक, मज़हर साहब को ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। नियाजी साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि 62-63 के तहत वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, मेंबर असेंबली को यस किया जा सकता है। पहली बात ये ज़हन में रखें। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो केस है ये बुनियादी तौर पर केस पनामा लीक्स के ऊपर है, ये 62-63 का जो आर्गूमेंट या दलील या इतना एक्सटेंसिवली कि जिसमें उन्होंने 18 घंटे से बहस की, हामिद खान ने जो फकत दो दिन इस केस को पेश किया, तो असेंबली में वज़ीर आज़म की तकरीरों को पेश किया और 62-63 को बुनियाद बनाया। नईम बुखारी साहब ने फॉलो अप में जितने पनामा के रिलेटेड आर्गूमेंट्स थे वो मुझे समझ आई वो सेकेंडरी चले गए, और 62-63 के ऊपर उन्होंने उस पर उनका थ्रस्ट जो था, जोर जो था वो 62-63 पे था। अब मैं पहली बात तो यह है कि जी एक मफरूजे की बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर असेंबली में तकरीर ना करते, ये उनके पास ऑप्शन थी, तो फिर तहरीक इंसाफ का केस क्या था? अगर केस 62-63 है तो ये ज़हन में रखें कि ये इसलिए बुनियाद बना है कि वज़ीर आज़म ने एलिजिबली एक तकरीर जो की असेंबली में उसमें झूठ बोला है और उसी को कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, उसी पर एक्सप्लेनेशन आ रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जी इससे मिलता जुलता केस 2014 में तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं नवाब इसहाक खाकवानी साहब, उन्होंने असेंबली के अंदर की नवाज शरीफ की तकरीर थी जो उन्होंने राहील शरीफ के बारे में कहा था कि हमने उनको मीडिएटर के तौर पे अपील नहीं किया, जिसमें आर्मी का ट्वीट आया कि नहीं हमें इनके कहने पे किया है, तो उन्होंने उसको झूठ बना के गया, तो 7 रुकनी बेंच ने उसको नाइटमेयर कहा। उन्होंने कहा 62-63 की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो नाइटमेयर। इसके बाद अच्छा मैं ये समझता हूं कि जी जब आप और फिर 66 जो आर्टिकल है वो एक और तरीके से चीज सामने आई है
कि ये नहीं कॉन्टेस्ट तासुर ये दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर कोई एग्जेम्पशन मांग रहे हैं। ये जो आर्टिकल 66 है इसको सेट असाइड करके इसमें तरमीम किए बगैर कोई अदालत ये ब्लैंकेट देता है उन्हें कि हर मेंबर जो भी पार्लियामेंट में तकरीर करेगा कोई और पार्लियामेंट, बल्कि इतना उसने कहा कि कोई ऐसा बंदा जो किसी हैसियत में आगे असेंबली उसे बुलाती है और वो तकरीर करता है मेंबर नहीं है तो उसको वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लायबल नहीं है, पीरियड कोर्ट एंड कोर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो मेरे नजदीक बात यह है कि क्या इसका होगा मुझे नहीं पता, मुतमिन कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन आईन पाकिस्तान जो है किसी बंदे की असेंबली में की हुई तकरीर को अनलेस कि वो खुद जाके कोर्ट को रिक्वेस्ट करे कि जी मैं अपनी जो है आप इस तकरीर को सुने और फिर भी कोर्ट देखेगा कि आया आईन गुंजाइश देता या नहीं देता। यही अदालत ने कही है, ये कन्वर्सेशन हुई है। 62-63 में डाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो भी उस बात के ऊपर जो असेंबली में की गई। नियाज़ी साहब भी ऑप्शन नहीं ले रहे। शहजाद चौधरी साहब, बाबर साहब ने भी बात की, अखलाकी जिम्मेदारी की भी बात हो गई, फिर ये भी बात होगी कि वजीर आजम ने अरकान असेंबली 62-63 की बहुत हम सुन रहे हैं बात, जब से ये समाअत भी शुरू हुई, आगे पीछे भी हम बहुत सुनते रहे। ये कोई नतीजा खेज शिक है हमारे पास मौजूद या नाइटमेयर या ऑप्शन क्या लेंगे आप इस मामले पर? देखिए, जो मेरी समझ में आता है वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के नीचे इस मुकदमे को देख रही है और 184(3) के नीचे जो मैं थोड़ा बहुत अगर जो पढ़ के देख सकता हूँ उसके हिसाब से तो इंक्विजिशन की स्टेज है इस वक्त। इस वक्त वो सवालात पूछ रहे हैं, इस वक्त इंक्वायर कर रहे हैं, इस वक्त एविडेंस मांग रहे हैं और उसकी बुनियाद पे अगर वो इस चीज़ तक इस हद तक कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ इसमें वज़ीर आज़म साहब अपने आप को या अपनी औलाद के जो माली मामलात हैं खुद अपने तौर पे या अपने औलाद के मामलात के तौर पे अपने आप को उससे साफ नहीं कर पाए या दूर नहीं कर पाए, हटा नहीं पाए, जो कि पहली कोशिश थी उनके औलाद के मामलात से, तो फिर उस सूरत में क्या फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। फिर फ़र्द जुर्म लगाने का वक्त आता है और फ़र्द जुर्म के बाद फिर 184(3) के नीचे मेरी समझ के मुताबिक फिर ये ट्रायल कोर्ट भी बन सकता है, ये सज़ा भी दे सकते हैं। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की हैसियत पे हमें ज़्यादा शकूक व शुबहात का इजहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो है, जो मतलब हम तो बाहर खबरों में देखते हैं, लेकिन जो एविडेंस की नौयत है वो किस किस्म का है, कैसा है, वो जजेस के आगे बैठा हुआ है। मखदूम अली खान की शोहरत और उनकी जो रेपुटेशन है वो तो बहुत अच्छी है कि बड़े पाए के डिफेंस लॉयर हैं। क्या वो इस मामले में वज़ीर आज़म को ये सारे इस चीज़ से ले जाएंगे बचा के? क्या एविडेंस इस लेवल का है कि वो जजेस को सेटिस्फाई कर पाए? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बुनियाद 62 और 63 ही है इस मुकदमे की, यानी सादिक और अमीन क्या वो सच कह रहे हैं, ये साबित करना मखदूम अली खान का काम होगा और वज़ीर आज़म का काम होगा। क्या वो अमानतदार हैं, जो अमानत उनके हाथ में है, क्या वो कर सकते हैं या नहीं, ये उनका अमीन का रोल होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि 62-63 की इन दो जो मारूफ मानों में 62-63 में, और आप बात करें बाबर सत्तार साहब से वो आपको बताएंगे कि बहुत सारी और शिकें, लेकिन 62-63 की जो मारूफ मानों में उसके जो बुनियाद है वो सादिक और अमीन के ऊपर है और इसी पे फैसला होना है। अब नाहली का जहां तक मामला है, अगर MNA के तौर पे वो नाहल हो सकते हैं तो फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी क्वेश्चनेबल हो सकती है। तो इसलिए ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को नाहल नहीं किया जा सकता, MNA के तौर पे नाहल किया जा सकता है और फिर उसकी वजह से उनकी पोजीशन खत्म होती है। तो ये आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर अपने आप को इससे शफाफियत के साथ और साफ तरीके से निकाल सके, क्योंकि ये हमारी सियासत के लिए अच्छी चीज नहीं है। शहजाद चौधरी साहब भी ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन दुआ और ख्वाहिश का इजहार कर दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए। इम्तियाज आलम साहब, गुफ्तगू आप सबकी सुन रहे हैं। 62-63 क्या मुश्किल होगा साबित करना मखदूम अली खान के लिए, या वो ये साबित कर लेंगे कि खिलाफ वर्जी नहीं की है? आप कहां खड़े हैं, क्या कोई ऑप्शन लेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, केस पानामा का है, उसके बारे में मालूम करना था, पैसा कहां से आया, कहां गया, उस पर ये कहा जा रहा था, इल्जाम लगाया जा रहा था कि टैक्स इवेजन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये सब अगर केस ये है और इसी के हकायक पे फैसला होता तो बहुत अच्छी बात थी। अगर प्राइम मिनिस्टर ने टैक्स बचाया, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए। और केस 1980 का चला आ रहा है। अब दूसरी बात ये कहां से आ गई 62-63 मोहतरमा? 62-63 तो जापानी फिर आ गए, जिसके गले में मर्जी डाल दो, जिससे मर्जी खूब साबित कर दो कि साजिश और अमीन नहीं है। ये बड़ा रास्ता गलत खोलता है कोर्ट के लिए, किसी को भी उठा के कोर्ट। पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग जो है वो किसी सूरत में कहीं भी चैलेंजेबल नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है। इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने कोई बयान दिया या कोई और MNA या MPA या मिनिस्टर को बयान देता है असेंबली में
वो उसे जेर बहस नहीं लाया जा सकता, वो अच्छा या बुरा या गलत नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन पार्लियामेंट की इम्यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए। हम ये देख चुके हैं एक और केस में वजीर आजम के कि किस तरह वो उठा के वजीर आजम को घर भेज दिया गया। तो मैं समझता हूँ 62-63 तजावुज़ का तोहफा है। इसके बारे में जो 18वीं तरमीम में जो नई स्पिरिट आई थी कि भाई आपके खिलाफ कोई कन्विक्शन हुई हो, कोई फैसला हुआ हो, अगर वो नहीं है, जैसा कि नहीं है, तो मुझे समझ ये नहीं आती कि तहरीक इंसाफ केस सारा करप्शन में था। अब तकरीर कहाँ से आ गई? अच्छा, तकरीर के वो आप कोर्ट भी ऑब्जर्वेशन दे रही है कि ये भी एक फैक्ट है, लेकिन असल वो तो सपोर्टिंग फैक्ट है, लेकिन असल फैक्ट तो हकायक है कि भाई डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जायदाद कितनी है, कहाँ से आई है, कैसे आई है। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अब ये सारा मामला बुकला का है और अदलिया का है और सारा मुल्क अब इसमें फंस के रह गया है और मौजू कोई नहीं है। अब मैं जज हजरात से दरखास्त करूँ कि जनाब बराए करम मुझे जरा खुफिया तरीके से बता दें कि आप क्या फैसला करने जा रहे हैं, या आप मुझे भी और तरीका बता दें कि मैं उनके दिल का हाल मालूम करके रिपोर्ट कार्ड में आपको मुतमईन कर सकूँ। मेरा ख्याल ये है कि मैं जो बाबर सत्तार साहब ने बात की थी, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। इम्तियाज साहब भी ऑप्शन नहीं ले रहे। इरशाद अहमद भट्टी साहब, आपकी जानिब आएंगे। पैनल की गुफ्तगू आपने भी सुनी, आपको दिखाई देता है मखदूम अली खान के जो दलाइल दिए वो क्या मुतमईन करने वाले हैं, वो मुतमईन कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को? कोई ऑप्शन लेंगे आप इस पे? देखिए जी, जब ये पनामा लीक्स का जब से मैं सुन रहा हूँ उसमें मुझे याद आता है एक धनिया चोर, वो याद आता है जो 1000 रुपए पे जिसकी हाई बलूचिस्तान का जिसकी सुप्रीम कोर्ट में 1 साल जेल के बाद उसकी जमानत होती है और ये चलता रहता है ये। और फिर दूसरी बात ये है कि अयाज मीर साहब की एग्जांपल है, एक जज साहब ने उनको नाअहल करार दे दिया, आगे आए तो वो उनको वो अहल करार हो गए। तो ये एक तो ये जजेस पे डिपेंड करता है, इस बेंच पे डिपेंड करता है। सेकंड बात ये है कि मेरा ख्याल है कि 62, 63 को अब डिफाइन करने की ज़रूरत पेश आ गई है कि क्योंकि 62 और 63 अगर लागू किया जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में चंद गिनती के लोग बच जाएंगे, बाकी सब नाअहल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात यह है कि ये मखदूम अली ख़ान या पूरी वकला बरादरी भी अगर इस केस में ये शामिल हो के ये इनको किसी को भी ना किसी को इस 62 पे पूरा कर सकते हैं, ना 62 पे ना वो उतर ही नहीं सकता, कोई 62 पे पूरा उतर ही नहीं सकता। तो अभी तक लेकिन जो नॉर्मल तासर है, जो आवाम का तासर है, उसमें मेरा जो सारों वो अमूमी तासर यही है कि वो सेटिस्फाइड नहीं कर सके। इरशाद साहब, आप ऑप्शन ले रहे हैं हाँ का? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर सके जी, बिल्कुल नहीं कर सके, अभी तक नहीं कर सके। ठीक, हमारे पैनल के सामने सवाल था, वजीर आजम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं की, क्या उनके वकील मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर पाएंगे? हाँ और नहीं का ऑप्शन। पैनल में से सिर्फ इरशाद अहमद भट्टी साहब ने नहीं का ऑप्शन लिया, कह रहे हैं अभी तक मुतमईन नहीं कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। बाकी दीगर पैनलिस्ट की जानिब से इस पर बड़े खुलकर बात तो की गई, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं लिया गया। मदर साहब के सवालात ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स के दौरान जजेस क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सवालात करके वो खुद इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ऐसा मामला जो तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो गए, ना आगे जा रहा है, ना उसके नताइज सामने आ रहे हैं, जमानत हो गई, बार बार ECL से नाम हटाने की कोशिश की जाती है। यकीनी तौर पर आप जान गया यान अली केस का मामला है। पैनलिस्ट की राय कि आखिर नतीजा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्या वफाक और सूबे के दरमियान, सिंध के सूबे के दरमियान यहाँ कुछ चल रहा है क्या? जानिए इस ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदी। 14 मार्च 2015 से $5 लाख स्मगल करने के इल्जाम में मशहूर मॉडल अयान अली ECL से अपना नाम निकलवाने की तगोदौ में मसरूफ हैं। कभी बॉल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो कभी सिंध हाई कोर्ट में। रिहाई का परवाना अब तक नहीं मिल सका है। डॉलर स्मगलिंग के इल्जाम के साथ FIA इंस्पेक्टर एजाज कत्ल केस में नामजदगी की पेशियां भी अयान अली साथ साथ भुगत रही हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने मॉडल गर्ल ECL से उनका नाम निकालने के हुक्म को रोक दिया और साथ ही विफाकी हुकूमत को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने और अपील करने के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी। विफाक की जानिब से आज अयान अली का नाम ECL से निकालने के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की गई और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि
वफाक इस फैसले को चैलेंज करना चाहता है। यह हुकूमत का आईनी हक है कि वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। अयान अली पर लगाए गए इल्जामात अपनी जगह, मगर सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत इसे क्यों तूल देना चाहती है। अयान अली के वकील वफाक को बददियानत करार देते हैं, तो वफाक की जानिब से मजीद मोहलत की इस्तदा आखिर वजह क्या है। पीपल्स पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया कि परवेज मुशर्रफ को जाने दिया गया, अयान अली को नहीं। क्या इंसाफ का निजाम अमलन मफलूज हो चुका? क्या अयान अली केस रियासत और अदालती निजाम पर सवालिया निशान नहीं है? सवाल रखेंगे इस पूरे मामले पर। 2 साल हो गए, मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आखिर मामला क्या है? जमानत हो गई, ECL में तीसरी बार डाला गया था जो फैसला दिया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा इसको वफाक की जानिब से कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिसके लिए मोहलत दे दी गई। सवाल यह है, अयान का नाम तीसरी बार ECL से हटाने का हुक्म, वफाक का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, क्या ये अना की जंग बन गई है? अगर आप समझते हैं कि मामला ये सूरत इख्तियार कर गया है कि 2 जगहों पर अना की जंग की सूरत है, अयान अली कभी एक जगह कभी दूसरी जगह पेशा भी भुगत रही है, लेकिन ECL से उनका नाम नहीं निकल सका, वफाक चैलेंज करने जा रहा है, तो आप हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं अगर इसे अना की जंग समझते हैं, और अगर ऐसा नहीं समझते तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। शहजाद चौधरी साहब। वो आपने पहले मुझसे पूछ लिया। अच्छा, ये देखिए, बात ये है कि मुझे तो सच्ची बात है इसकी कोई समझ नहीं आती है अयान अली के केस की कि मसला क्या है। अयान अली ठीक है, वो मतलब 2 साल से ये भुगत रही है जो कर रही है, लेकिन $5 लाख उसके बैग में से निकल आना किसी भी मॉडल के, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी रकम है। अब वो जाहिर है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि बताए कि बगैर डिक्लेयर किए हुए पैसा लेके जा रही थी बाहर, ये क्यों लेके जा रही थी और किधर लेके जा रही थी, क्या उनका अपना पैसा है, किसका पैसा है। तो अच्छा, अब हमारा जब से ये पनामा असल में शुरू हुआ है उस वक्त से हमारी अयान अली के ऊपर से नज़र हट गई है सबकी। तो एक तो उस जो निगलेक्ट के अंदर या नेग्लिजेंस के अंदर वो कहीं गुम हो गई हैं कुछ देर के लिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई ना कोई कनेक्शन एक बड़े मसले के साथ तो बनता है। ये पैसा किसका था? क्या वफाकी हुकूमत कुछ ज्यादा जानती है जो हम नहीं जानते? क्या वफाकी हुकूमत नहीं हाथ से जाने देना चाहती इस सबूत को जो उनके हाथ में अयान अली की शक्ल में है? ये किसके साथ कनेक्टेड है? क्या ये कराची के किसी मामलात के साथ कनेक्टेड है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी? किसके लिए लॉन्डर कर रही थी मनी? अच्छा, अब ये अगर सवालात का जवाब नहीं दिया गया और अभी तक मुकदमा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जहां पर बड़ी मछली के हाथ को पकड़ा जाए या किसी गर्दन को सामने पकड़ा जाए, तो बदकिस्मती से फिर ये छोटी जो बेचारे लोग हैं या जो छोटे ये जो उसके बीच में कारिंदे हैं, ये फंस जाते हैं जिस तरीके से नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अनाज से ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि इसका कनेक्टिविटी किसी और चीज के साथ है और उसकी वजह से इसको हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। ये ज्यादा लाइकली वजह बनती है, अनाब मुझे इसमें नजर नहीं आता। आप समझ रहे हैं किसी प्रेशर टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है? प्रेशर टूल नहीं, मेरे ख्याल में इसकी कनेक्टिविटी, इसका कनेक्शन है किसी के साथ, और ये इनके इस वक्त तक मुकदमा उस लेवल पे नहीं जा पा रहा जहां पर कि उस बड़ी मछली के ऊपर हाथ डाला जा सके। दैट इज वाई, उसकी वजह से इसको भी हाथ से नहीं जाने दे रहे कि सबूत निकल जाएगा हाथ से। तो फिर सबूत देना। आप शहजाद साहब ऑप्शन क्या ले रहे हैं? अनाज से बड़ी जंग बन गई है? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि अना की जंग है, मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली एक वाकई में एक लीगल प्रॉब्लम है इसके अंदर, और मनी लॉन्ड्रिंग का भी रिलेटेड हो सकता है, कोई जुर्म के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मुझे तो नहीं मालूम जी। मैं कह रहा हूं कि अना की जंग नहीं है। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं शहजाद साहब, नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन कुछ कनेक्शंस की बात और कानूनी मसाइल की बात इसमें करें। इरशाद भट्टी साहब। ये मेरे ख्याल से अब अयान अली केस में किसको पता नहीं है कि ये अयान अली कौन थी। किसी बार रेडी वाले से भी पूछ लें कि अयान अली कौन है, उसकी बैग में पैसे किसके थे, वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ ले जा रही थी, अयान अली के पीछे कौन से और लोग हैं, अयान अली एक थी या कई ऐसी अयान अली थी, किसके इशारे पे हो रहा था, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये एक इखलाकी जुर्रत की कमी है जिसकी वजह से हम सारे कोई कानूनी पेचीदगियों में आ जाते हैं, वफाक और सूबे में आ जाते हैं, एक दूसरे में आ जाते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि वो वली खान ने कहा था कि हाथियों की लड़ाई में हमेशा मेंढक कुचला जाते हैं। ये हाथियों की लड़ाई है, इसमें अयान अली कुचली जा रही है। और लेकिन इस यहाँ एक खुशी की बात यह है कि इस मुल्क में कभी भी हैव नॉट हर मामले में फंस जाता है। वो जो हैव वाले होते हैं उनकी वो 32 मुकदमे भी हो तो जमानत हो जाती है, और अगर 13 मुकदमे भी हो तो पहली पेशी पे जमानत हो जाती है। जो है अब ये पहला मामला है जिस पे हैव वाले जो हैं वो उन्होंने मुका नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के सामने आए हैं।
लेकिन चूंकि ये बात सिर्फ अयान अली की नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे किरदार हैं और वो हम सब जानते हैं कौन से किरदार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला आगे बढ़ना चाहिए, सब किरदारों को बेनकाब होना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ये अना की जंग है, ये बिल्कुल अना की जंग नहीं है। ये अगर एक आम आदमी को घर से उठा लिया जाता है शक की बुनियाद पर वो जेलों में चला जाता है, उसकी पहली पेशी आने में 5 साल लग जाते हैं, तो यहाँ भी मामला उसको उस एंड तक पहुंचना चाहिए। और ये किसी किस्म की अना की जंग नहीं है, इसके असल किरदारों तक पहुंचना चाहिए। अरशाद साहब, आपने खुद कहा कि ये हाथियों की लड़ाई है और इसमें मुकमुका नहीं हुआ, तो फिर तो कोई अना की जंग है कहीं ना कहीं। अगर मुकमुका नहीं हो पा रहा, कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है, कोई ऐसा मसला तो है कि हाथी लड़ रहे हैं आपस में, तो अना है, कौन आगे है कौन पीछे है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बुनियादी बात ये है कि ये दोनों घर जानते हैं कि असल बात क्या है, इसलिए दोनों घरों को पता है कि किसको किस पे वो एक किस नब्ज को दबाना है तो किसको क्या तकलीफ होगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये सियासी स्कोरिंग की बजाय ये असल मामले तक पहुंचा जाए। मजहर अब्बास साहब, किस तरह के कनेक्शंस आप देखते हैं इस मामले में? क्या वाकई हाथियों की लड़ाई है, मुकमुका नहीं हो पा रहा है, असल चेहरे अब तक सामने नहीं आए, क्या कहेंगे आप, क्या ऑप्शन लेंगे? ये बिल्कुल अना की जंग है, और अगर अना की जंग नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट को रेफर किया था, और सिंध हाई कोर्ट में जब वो गई तो सिंध हाई कोर्ट ने चाहे स्प्लिट ही फैसला हो, उन्होंने उसका नाम ECL से निकाल दिया। उसके बाद वापस सुप्रीम कोर्ट जाने वाली बात जो है ये समझ से बालातर है। दूसरी बात ये कि ये इसलिए अना की जंग है कि अगर 2 साल के अरसे में आप यही इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके कि ये रकम किसकी थी, तो फिर वैसे ही वो इनोसेंट हो गई है। क्योंकि आप 2 साल के अरसे में अगर 1 इंच भी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा सके, और इस केस में तो अजीब व गरीब केस है ये, अगर इसकी आप डिटेल्स में जाएं तो इसमें जो मेन कोर्ट है, जो मेन इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन उठा के देख लें, जो दूसरा जिस केस में उसको नहीं जाने दिया जा रहा उस केस को उठा के देख लें, एक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर दी गई है और पिंग पोंग की तरह उससे खेला जा रहा है कि जी कभी आप हाई कोर्ट चली जाएं, कभी सुप्रीम। मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ECL का एक केस ऐसा हो कि जिसकी बुनियाद पर इतनी मर्तबा किसी को कोर्ट जाना पड़े और फिर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक वो जाती रहे। मेरा ख्याल है कि ये एक मॉडल थी जिसको हमने एक पॉलिटिकल प्रिजनर बना दिया है, कि उसको अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया है। जिसकी तरफ इरशाद भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं, वो उनका नाम तो ECL में नहीं है, और उन लोगों का नाम तो ECL में नहीं है। जिसका नाम ECL में डाला गया है उसके केस क्या है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन किधर है? क्या अदालत ने ये मालूम किया कि ये केस की प्रोग्रेस क्या है, कहां है ये केस, किस स्टेज पर है ये केस, आपने किस वजह से ECL पर नाम डाला हुआ है? क्या 2 साल में अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तो उसको ये राइट ही नहीं पहुंचता कि वो मुल्क से ट्रैवल कर सके? यहाँ बड़े बड़े जो 100 लोगों के कत्ल किए हुए हैं, वो उनको जाके आप दुबई से पकड़ते हैं 2 साल बाद जब आपकी जरूरत होती है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल अना का केस बना दिया गया है, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट ले जाने का मसला सिर्फ यही है कि ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, इनके दरमियान एक अना का मसला है जिसकी भेंट अनयान अली चढ़ गई है। ठीक, मजहर साहब हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, 2 नहीं में ऑप्शन आए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या वाकई ऐसी क्या बनाकर पिंग पोंग कर दिया गया पूरे मामले को, जिस तरह मजहर साहब ने सवाल उठाया कि निजाम पर सवाल नहीं कि एक मॉडल को सियासी कैदी बना दिया गया या फिर बनाया जा रहा है। जानिए इम्तियाज आलम, बाबर सत्तार, हफीजुल्लाह नियाजी की राय इस ब्रेक के बाद। अयान का नाम तीसरी बार ECL से हटाने का हुक्म, विफाक का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, क्या ये अना की जंग बन गई? 2 नहीं और 1 हाँ में जवाब आए। इम्तियाज आलम साहब, देखिए ये बड़ी खौफनाक केस है और कानून का गलत सहारा लिया जा रहा है, तमाशा बना दिया गया है। हर मर्द के बच्चे थे तो मुशर्रफ को रोकते, एक सुपर मॉडल है और सुपर मॉडल बहुत कुछ कमाती है। हमारे रात फतेह अली खान गए दिल्ली, $16 लाख लेकर आ रहे थे, टैक्स दिया नहीं था, पकड़े गए, टैक्स देना पड़ा। तो ये कहना कि दूसरी बात है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ये तरीके नहीं है, ये केस जो मंदियों के होते हैं, शराब जो गैर कानूनी बेचते हैं, इधर का माल उधर करते हैं,
ये छोटे लोग लेवल के लोग करते हैं जो पेटी किस्म की स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बड़े और तरीके हैं, हम जानते हैं वो बहुत तरीके हैं, जैसे पनामा ही है, ये बड़ा तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है अपने सियासी हरीफों के खिलाफ, और ये मेड और बड़ा मिसोजिनस है, बड़ा सेक्सिस्ट रवैया है ये कि आप एक औरत को जलील ख्वार कर रहे हैं, उसका कैरियर तबाह हो रहा है। और अगर आपके पास केस है बनता तो इलेक्शन आप लेके बैठे हैं छुपा के, जो हर रेडी वाले को पता है, तो आप लेकर आए, लेके क्यों नहीं आते अदालत में, साबित करें, एविडेंस लाएं। वो है नहीं, ऐसी एक ड्यूटी की बजाई हुई है, ड्यूटी की बजाई हुई है, केस का फिलहाल से ताल्लुक है। तो अगर है और ये काम हो रहा था तो आप केस बनाए और लाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, वो बेचारी चीज है विक्टिम। और मैं समझता हूँ आपको ये जो पीपल्स पार्टी की जलसा है मैं फैसलाबाद में देख रहा हूँ, अब ये इट्स ए ह्यूज गैदरिंग, ये बहुत बड़ी गैदरिंग, और पहली दफा पीपल्स पार्टी मैदान में उतरी है। आपको इसका नोटिस लेना चाहिए था। हम ये बेचारी यान के पीछे हम भी पड़े हुए, बख्शने यान को, जाने तो इस बेचारी को, हम तो उसके हक में बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं उसकी जान छूटी। आप ऑप्शन हाँ कर ले रहे हैं, अना की जंग बन गई है। ये विक्टिमाइजेशन है, ये उस छोड़े अना की जंग, मुझे अना की जंग से गरज नहीं है, मुझे उसके राइट से है। उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रोक रहे हैं, उसका कैरियर तबाह कर रहे हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ तबाह कर रहे हैं, और सारे सेक्टर्स हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं और मजे ले रहे हैं। एक खूबसूरत औरत आती है, उसे देखते हैं, उसकी बेचारी के साथ ज्यादती हो रही है, हैरेसमेंट हो रही है उसकी। ये बंद किया जाए सिलसिला, शर्मनाक बात है इस्लामी रिपब्लिक में कि आप एक औरत को हैरेस कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक, इम्तियाज आलम साहब हमारे साथ थे, ऑप्शन नहीं लिया लेकिन कह रहे हैं कि अयान अली की विक्टिमाइजेशन हो रही है, हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, साथ साथ वो बात करें करियर उसका तबाह किया। बाबर सत्तार साहब, जितनी गुफ्तगू अब तक हुई, जो अभी इम्तियाज साहब ने बात की, अगर शवाहिद हैं तो शवाहिद दिए जाएं, साबित किया जाए मामले को। तकरीबन 2 साल हो गए। वाकई सवाल नहीं है कानूनी निजाम पर, तरीका कार पर, एक खातून को बार बार कभी एक कोर्ट कभी दूसरी कोर्ट वो जा भी रही है, दिखाई भी देती है, फिर उसी पर बात भी हो रही है, लेकिन कहीं साबित नहीं किया गया। और अगर मामला ऐसा है तो वफाक को साबित कर देना चाहिए, बजाय कि जब उसका ईसीएल से नाम निकाला जाए आप कहें कि नहीं हम चाहते हैं अभी ईसीएल में उसके ऊपर मजीद शवाहिद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर, क्योंकि आप पहले भी 1-2 बार इस पर बात कर चुके, सवाल उठाया गया, और ऑप्शन क्या लेंगे? आयशा देखिए, मुझे तो 2 बातें इसमें समझ आती हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो ईसीएल का सिस्टम है ये बड़ा डिस्क्रेशनरी और अब्यूसिव है, जिसे आपका दिल चाहता है, यानी एक एक्ट है, उसके नीचे रूल्स भी बनाए हुए हैं। मिनिस्टर साहब ये भी फरमाते हैं कि हम किसी को डालते नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहां बिल्कुल अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन है, आप जिस मर्जी को उठा के ईसीएल पे डाल दें। इस कानून को तब्दील होना चाहिए। अगर आप किसी को किसी खतरे के तहत, किसी एप्रीहेंशन के बेसिस के ऊपर कि ये मुल्क से बाहर जाने वाले हैं, ईसीएल पे डालें, तो एक टाइम लिमिट होना चाहिए कानून में कि आप खुद रियासत जाके तो अदालत को ये कन्फर्मेशन देगी या वारंट की कन्फर्मेशन लेगी, अदालत से अप्रूवल लेगी कि ये कोई रीजनेबल बेसिस थी। वरना कोई इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ गई, अपनी मर्जी से उसे डाल दिया, वो फिर अदालतों के धक्के खाते रहे कि जाके अपना नाम निकलवाएं, वरना उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह सारी सल्ब हो गई। सो पहली बात तो ये कि ईसीएल इस तरह का ड्रैकोनियन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बार्गेनिंग के लिए, लेवरेज के लिए। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये एक्सपोज करता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और हमारे जनरली जस्टिस सिस्टम को कि 2 साल, और इस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं, बेशक वो ईसीएल का मसला हो, बेशक वो बेल का मसला हो, हमने इन हथकंडों को हम इस्तेमाल करते हैं। हम इंसाफ नहीं दे सकते, हम लोगों को अकाउंटेबल नहीं कर सकते, हम इसी तरह लोगों को जलीलो ख्वार, ये तरीका है कि इस अदालत जाएं, फिर दूसरी अदालत जाएं, फिर 2 साल, फिर वो नीचे कहीं चली जाएगा मसला। तो बजाय इसके कि हम अपने इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को ठीक करें, अगर इस खातून के को रंगे हाथों पकड़ लिया आपने, उसके पास पैसे भी थे, उसके पास एक्सप्लेनेशन भी कोई नहीं थी, तो 2 साल से क्यों आप चार्जेस फ्रेम करके उनका ट्रायल नहीं कंप्लीट कर सके? आप लेके आए सारे लोगों को, ट्रायल करें, और अगर सजा बनती है सजा दें, नहीं बनती तो वो आजाद फिरें। तो मैं इनके पर्टिकुलर फैक्ट्स के इन केस का नहीं जानता। ऑब्वियसली बहुत गॉसिप तो है इर्द गिर्द, लेकिन क्या फैक्ट्स हैं वो तो ट्रायल होगा तो सामने आएगी बात। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक काला निशान है हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी, और ये ईसीएल का निजाम हर सूरत तब्दील होना चाहिए। आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं? क्या अना की जंग कहेंगे? जो गुफ्तगू हुई
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, बहुत बात आती है दोनों के दरमियान मामलात के ऊपर। यह भी बात हो गई कि नहीं तय किया गया मामला, हाथियों की लड़ाई की भी बात हो गई। जाहिर बात है वफाक और सिंध से ताकतें इस मामले पर मसरूफ हैं। तो आयशा, मुझे अना की जंग नहीं लगती। देखिए, अना की जंग जहां पे इनकी डील होनी होती है, डील भी हो जाती है। जिन्होंने मुल्क से आने, जरदारी साहब तो आए, वापस भी चले गए, उन्होंने तकरीरें सख्त फौज के खिलाफ भी की, बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी करते हैं, तो वहां तो अना की जंग नहीं आती। ये अब्यूज का मसला है। ये तो जिस तरह पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता है, जो कमजोर लोग हैं वो मारे जाते हैं। इस केस में इसी तरह का केस है। ठीक, बाबर सत्तार साहब नहीं का ऑप्शन लेते हुए इसे अब्यूज का मामला कह रहे हैं, और साथ ही इस जो हमारा ईसीएल का निजाम है उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। नियाजी साहब, आपने सबकी बात सुनी, हमारे सामने 1 हाँ 3 नहीं के ऑप्शन आए हैं। इम्तियाज साहब ने ऑप्शन नहीं लेता और वो लिया और अब्यूज की बात और हुकूक की बात की, और खातून के साथ, उसके करियर के साथ जिस तरह खेला जा रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? कोई ऑप्शन लेंगे क्या? पहले तो ये बता दें कि जो वक्त है आपके पास, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वक्त खत्म हो जाता है और उसमें कहने को ज्यादा फायदा नहीं होता, 20 सेकंड तो ऑफ एयर चले जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी जो बातें सब हो चुकी है इतनी ज्यादा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर फिर आप जाके ज्यादा ऐड क्या करें जब वक्त आपके पास बचता ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि आपका कितना वक्त है। वक्त है तो सवाल किया आपसे, अब आपने इस पे 30-35 सेकंड लगा ली, आप आ जाए सवाल के जवाब पे। देखिए, बात यह जी कि जो अना का मसला बिल्कुल नहीं है, लेकिन मत भूलें कि उसके पास $5 लाख जो है रंगे हाथ पकड़े गए, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। मैं बिल्कुल बाबर साहब की बात के साथ 100% मुत्तफिक हूँ कि आपके जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर्स हैं, आपके जो कानून के अंदर इतने सुकम है कि किसी को प्रोसिक्यूट करना है तो चाहे टेररिस्ट केस में हो चाहे किसी केस में हो, उसको साबित करना, एक्सक्यूट करना जो है बहुत मुश्किल है। जहां तक देखें, चौधरी निसार जो है वो स्पेयर हेड कर रहे हैं गवर्नमेंट की टीम को, और इस केस को मेरा ख्याल में वो उसमें बड़ी दिलचस्पी है। मुझे यकीन है कि वो कानून के आदमी है, दानिशमंद है, और कोई ऐसी बात जो है वो नहीं करेंगे जिसमें कोई ओवरस्टेच हो जाए। बाकी ये कानून के अंदर जो सुकम है उसका फायदा वो भी उठा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलें कि इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर जो है जिसने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की थी, वो मर्डर हो गया था। ये हमने इसको जो है अकाउंट फॉर नहीं किया। तो इसलिए जिसमें इतने बड़े वाकयात हो चुके हों, तो उसमें बहरहाल जो चीजें हो रही हैं उसके अंदर एक जंग तो जारी है, और कोर्ट्स के जो प्रोसीजर्स हैं, जो लॉज हैं, उसका फायदा उठाया जा रहा है। एक बात मैं ऐड करूंगा कि पीएस पार्टी की आज की रैली पे जो मीडिया ने सर्द मैच और बेरुखी दिखाई है, मैं इम्तियाज साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कुछ धरने होते हैं कि 2 हफ्ते पहले पूरे टीवी चैनल बमा जियो के वो लाइव कवरेज देना शुरू कर देते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि इतनी बड़ी रैली है, आप मैंने समझ नहीं आती कि इस तरह उसमें नजरअंदाज करना कोई इंसाफ की बात। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं। इम्तियाज साहब, आज का सवाल यही होना चाहिए था। सवाल रखेंगे और बात भी करेंगे कितने लोग इकट्ठे हुए और क्या वहां से बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से डिलीवर किया गया आज की इस रैली पर। मजहर साहब, ब्रेक पे की तरफ मैं जा रही हूँ। हमारे सामने 4 नहीं और 1 हाँ का ऑप्शन जो मजहर अब्बास साहब की जानिब से लिया गया और बिल्कुल इसे अना की जंग करार दिया गया। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।